गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबने कभी ना कभी न्यूज़पेपर में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि अपना जो रुपया है वो यूएस डॉलर के मुकाबले में गिरता रहता है और कई बार उसकी जो रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होते होते आज $1 का 80 रुपये और उससे भी कम पे ये पहुंच गया है। पहले जब मैं बचपन में था तब ये अराउंड 50 हुआ करता था और इन 10 से 12 सालों के अंदर ये 50 से कम होकर के 80 तक पहुंच गया है। आप सब ने कई बार सुना होगा कि ये रुपया गिरता है, इसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। और पॉलिटिकल एजेंडा को साइड में रखते हुए आज हम केवल इस बात पे फोकस करेंगे कि रुपया गिरता क्यों है और क्या ये इतना ही ज़रूरी है और क्यों रुपये का अपना इंडियन रुपीज़ गिरता रहता है, कभी ये बढ़ता क्यों नहीं है। तो देखिए, इसको अपन एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं और बिल्कुल ही ईजी वे में समझते हैं कि ये रुपया गिरता क्यों है। तो देखिए, रुपये का गिरने का बहुत सारे रीजन्स है, ठीक है। उनमें से हम सारे रीजन्स यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, बट मोस्टली 3 रीजन्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब इन 3 रीजन्स में क्या क्या हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। पहला रीज़न होता है इंटरेस्ट रेट। नाउ इंटरेस्ट रेट को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल को लेना पड़ेगा और उसको हम समझेंगे, जो कि हम आगे भी उस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हम यूएसडी और इंडिया को छोड़ देते हैं और केवल 2 कंट्रीज लेते हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, ठीक है। अब जब हम ये 2 कंट्री ले रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि इन कंट्री के बीच में एकदम लेन देन जैसे ऐसे अपने एकदम अपने इंडियन रुपीज़ में होता है ना, 2 स्टेट के बीच में वैसा हो रहा है, ठीक है। 2 कंट्रीज़ कहने को अलग अलग है, बट यहाँ पे आराम से आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है। आप कितना भी रुपये इधर उधर ले सकते हो, कितना भी रुपये इधर उधर जमा करा सकते हो। इसकी करेंसी मान लीजिए कुछ भी आप ले लीजिए, लेट्स सपोज रुपीज़, और इसकी करेंसी है डॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीली ट्रेड है, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप चाहे जो कर सकते हो। अब यहाँ ये एकदम सिचुएशन लेके हुए अपन समझते हैं कि ये रुपया गिरने का रीज़न क्या है। ठीक है, कंट्री ए एंड लेट्स सपोर्ट कंट्री बी दोनों अभी बने हैं। कंट्री ए अमेरिका, कंट्री बी भारत, ठीक है। नो, कंट्री ए एंड कंट्री बी लेट्स सपोज कि अभी बने हैं, अभी अभी इन्होंने अपनी इकोनॉमी बनाई है। अब दोनों ने कहा कि हम दोनों अपने इकोनॉमीज़ को बनाने के लिए, संभालने के लिए 100 रुपये प्रिंट करते हैं, यानी कि हमारे पास 100 रुपये रहेंगे, इसके पास $100 रहेंगे, इसके पास 100 रुपये रहेंगे, ठीक है। तो ये 100 रुपये हो गए, ये $100 हो गए। अभी अगर हम देखें तो $1 इज इक्वल टू 1 रुपया, ठीक है। कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना, समझ रहे हो आप। यानी कि अब 1 रुपया अगर ये यहाँ से यहाँ भेजेगा तो इसको $1 का सामान भेजना पड़ेगा, और अगर ये $1 भेजेगा तो इसे 1 रुपये का सामान भेजना पड़ेगा, ठीक है। बराबर $1 1 रुपया है। अब कंट्री बी ने और कंट्री ए को कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उन्हीं डिसीजंस में होता है कि आपकी इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी। ये कंट्रीज़ के डिसीजन के ऊपर है, जो कि कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो लेता है ये डिसीजन, कि उसे जैसे महंगाई को कितनी कंट्रोल करनी है, ग्रोथ रेट कैसे रखनी है, उन सब के ऊपर बेसिस पे सेंट्रल बैंक एक डिसीजन लेता है इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने का, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को मेजर करने का कि इंटरेस्ट रेट हमें मार्केट में कितनी रखनी है। लेट सपोज कंट्री बी की इंटरेस्ट रेट है 7% और कंट्री ए की इंटरेस्ट रेट है 4%, ठीक है। अब यहाँ तक सिंपल है कि 7% कंट्री बी की है और 4% है कंट्री ए की। नाउ आगे चल कर के कंट्री ए का 1 साल बाद, यानी कि अगर हम 1 साल बाद प्राइस देखेंगे तो 100 रुपये बढ़ कर के कितने हो जाएंगे, 4% की रेट से अगर बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे $104, ठीक है। वहीं अगर कंट्री बी की देखेंगे तो कंट्री बी का जो 100 रुपये था वो बढ़ कर के 7% से 107 हो जाएगा, 107 रुपये हो जाएंगे। क्लियर, यानी कि यहाँ हो गए 104 और यहाँ हो गए 107। अब आप सोचिए, अगर $1 जो हम यहाँ पे बोल रहे थे, $1 अगर अभी भी 1 रुपये के बराबर हो तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है। 1 साल बाद ना इन्होंने कुछ किया ना इन्होंने कुछ किया, बट इनके रुपये हो गए 104 और इनके हो गए 107, और आप बोल रहे हो कि 107 104 के बराबर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसको थोड़ा सा और लॉजिकली लेके जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि यहाँ पे फ्रीली आप एक दूसरे को इधर उधर ले सकते हो, मतलब आप इधर से सामान इधर ले जा सकते हो और इधर से सामान इधर ले जा सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है। आप लोन भी यहाँ से ले सकते हो, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब बिल्कुल एकदम फ्री है, जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हो वैसा है, ठीक है। अगर ऐसा है, अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी पर्सन जो समझदार है वो समझिए, वो क्या करेगा, यहाँ से उधार लेगा, ठीक है। यहाँ से क्या लेगा, उधार लेगा,
और उधार कितने रेट पे लेगा, उधार लेगा वो 4% पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट रेट 4% है। यहाँ से उसने 100 रुपये उधार लिए 4% पे, और वो लेके गया कंट्री ए में, कन्वर्ट करवाए उस समय के रुपये से, 100 रुपये हो गए। अब 100 रुपये होने के बाद वो क्या करेगा, इन 100 रुपये को वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा। इन्वेस्ट करने का मतलब वो किसी बैंक में रख देगा, कुछ भी कर देगा, जहाँ से उसे इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7%। यहाँ से 7 होते 107 हो गए। अब आपने कहा अगर $1 बराबर 1 है रुपया, अगर हम वो सेम ही रखते हैं तो वो क्या करेगा, 107 यहाँ लाएगा, 107 को कन्वर्ट करवाएगा वापस से 107 में, यहाँ पे 4% के हिसाब से 104 इनको चुका देगा, और 3 रुपये का बढ़िया सा प्रॉफिट, $3 जो भी बोलो, बढ़िया सा प्रॉफिट कमा लेगा बिना कुछ मेहनत की। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, और क्या सरकारें इसे पॉसिबल होने देगी? और इसीलिए अब हम बोलते हैं कि डिमांड और सप्लाई का खेल है। तो अगर आप डिमांड एंड सप्लाई का खेल समझ रहे हो, तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, बट डिमांड एंड सप्लाई भी तो किसी चीज़ से रेगुलेट होती है, किसी चीज़ से बढ़ती और घटती है। तो ये वही रीज़न है जिससे डिमांड जो है वो बढ़ रही है। अब आप बताइए किसकी डिमांड बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी इसकी इनिशियली लेवल पे, और सप्लाई बढ़ेगी इसकी। क्यों डिमांड बढ़ेगी इसकी? क्योंकि यहाँ से वो $100 उठा लेगा, यानी कि मुझे चाहिए $100 और वो कंट्री के पास आएगा, इसलिए डिमांड सप्लाई का तो ये हो गई बात। अब यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए क्या होगा, इसको काउंटर करने के लिए इनकी रेट में जो है चेंज किया जाएगा। अब से $1 1 रुपये के बराबर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्या होगा, वो होगा $1 जो है वो हो जाएगा 107 डिवाइड बाई 104, जो कि 1 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कितना निकल के आएगा, बट ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। अब आप इसे 1 साल के रूप में देखेंगे तो ये बहुत कम नज़र आएगा आपको, बट अगर आप इसे बार बार देखे जाएंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ये 4 और 7 का वेरियंस यहाँ पे 1 को 2 कर देगा, 2 को 3 कर देगा, 3 को 4, 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब आपको पहला रीज़न समझ में आ गया होगा, और यही लॉजिकल रीज़न है कि क्योंकि इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट रेट आप देखोगे अराउंड 7% ही रहता है, और यूएस के मार्केट में अराउंड 4% से भी कम रहता है। 4% पहले रहता था, अभी तो 4% से भी कम रहता है। तो वो जो गैप है, वो गैप कहीं ना कहीं है अभी भी 4-5% का, ठीक है। अभी भी चलो ठीक है, इंडियन मार्केट में भी इंटरेस्ट डाउन हो रहा है, पहले तो 12% के अराउंड था, और यहाँ पे लगभग 6-7% यहाँ था। अब ये और गैप कम होते होते यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 7% हो गया, तो यहाँ पे 2-3% रह गया। तो ऐसे में जापान जैसी इंडस्ट्रीज़ में 1% या 2% पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए तो जापानी जो पीएम है वो अपना पैसा यहाँ पे 1% 2% पे लगा रहे हैं। किस पे? जो बुलेट ट्रेन है वगैरह में, तो उनके पीछे और रीज़न है। बट आप समझिए कि वहाँ 1-2% इंटरेस्ट रेट का ही मार्केट चल रहा है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये जो स्प्रेड है इंटरेस्ट रेट का, इस वजह से यहाँ पे मार्केट जो है डाउन जाता है आईएनआर का। नाउ सेकंड रीज़न हमें समझना पड़ेगा। सेकंड रीज़न है सिमिलरली इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अब इसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि ये सेम उसी तरीके से काम करता है जैसा कि इंटरेस्ट रेट करता है। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन कैसे काम करता है? मान लीजिए कि यूएसए में, अभी हम कुछ और नहीं लेते हैं एग्जांपल, हम एक ब्रेड का पैकेट ले लेते हैं, ब्रेड पैकेट। नाउ ब्रेड पैकेट जो है वो यहाँ पे $100 में मिल रहा, $100 में मिल रहा था, और यहाँ पर भी ये जो ब्रेड पैकेट है कंट्री बी में, ठीक है, आप इसे कंट्री बी लिखिए, भारत लिखिए, जो भी आपको लिखना है, और ब्रेड पैकेट जो था वो यहाँ पे भी $100 में मिल रहा था। लेट सपोज अपन अब लॉजिकली बात करें तो यहाँ पे महंगाई वही 4% हो, यहाँ पे महंगाई अगर 7% हो, ठीक है, तो यह ब्रेड पैकेट अगले साल 107 का हो जाएगा, ये ब्रेड पैकेट अगले साल 104 का हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें नहीं होने देना है, ताकि यहाँ का 104 यहाँ के 107 के बराबर हो, तो वही वापस से सेम चीज़ आ जाएगी। अगर आप ये नहीं करते हो तो क्या होगा, यहाँ से लोग बाग खरीदेंगे, यहाँ ले जा करके बेचेंगे, यहाँ से खरीदेंगे, यहाँ बेचेंगे, यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ बेचेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बोला ना कि देखो, जब ये 104 107 के हो गया, तो यहाँ से वो 104 रुपये लेके जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ कन्वर्ट करवाएंगे, और यहाँ लाएंगे, यहाँ बेच देंगे, और उनको तो कुछ मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि ये प्रॉपर एक गैप की वजह से वो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं ना, जो इसीलिए इसको रोकने के लिए वापस से वो चीज़। और तीसरी चीज़ आ जाती है करेंसी प्रिंट, ठीक है।
अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है वापस से कंट्री ए एंड कंट्री बी। नाउ अब क्या होगा, कंट्री ए मान लीजिए वापस से यही $100 और कंट्री बी के ₹100, बट इस बार हम कंट्री ए को गिराएंगे। तो मान लीजिए कि कंट्री ए ने सोचा कि हम थोड़ा सा होशियारी करते हैं और हम क्या करेंगे कि अपनी देश की जनता को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, काम करेगी कंट्री बी की जनता। हम क्या करेंगे, हम करेंसी प्रिंट करेंगे, ठीक है, करेंसी प्रिंट करेंगे। और क्या करेंगे, क्योंकि $1 ₹1 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होगी हम $100 छापे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से सामान खरीदेंगे, वापस आ जाएंगे, और इनके जो ₹100 हैं वो इनके डॉलर के बराबर है, तो वो कन्वर्ट करवा लेंगे और रुपए में कन्वर्ट करवा लेंगे और मौज करो। और इस तरीके से हम नोट छापते जाएंगे और इस तरीके से जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारा काम चलता रहेगा, हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कंट्री ए ने सोचा, बट क्या ये पॉसिबल है? अगर हम लॉजिकली सोचें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने बात की थी डिमांड एंड सप्लाई की, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो यहाँ पे भी इम्पेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, बार बार आ रही है सप्लाई तो, बट डिमांड तो है ही नहीं, सप्लाई है। तो पहली बात, जहाँ सप्लाई इंक्रीज हो जाती है वहाँ प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, ये तो आपको बेसिक नियम है। तो एक इस नियम से तो प्राइस डिक्रीज इसकी होगी ही होगी। थोड़ा और लॉजिकली हम सोच देते हैं, इसके पास $100 थे जब इनिशियली हुआ था और इसके पास $100 थे। अब इसने $100 और छाप दिए मार्केट के अंदर, तो इनके पास $200 हो गए और इनके पास $100 ही रह गए। तो ऐसे में इन दोनों को इक्वल करने के लिए करेंसी को गिराया जाएगा और इस बार इनकी करेंसी गिर जाएगी और ये करेंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आप 1 के बदले 0.5, सॉरी 1 के बदले 2, ठीक है। मतलब क्या, आप $1 दोगे, हमको $2 चाहिए, $1 दोगे $2। अब मान लीजिए इन्होंने डॉलर करके 300 कर दिया तो फिर और गिर जाएगी, फिर डॉलर करके 400 कर दिया और गिर जाएंगे, ऐसे करते गिरती जाएगी। तो अल्टीमेटली तो उनको यहाँ से कोई प्रॉफिट होना ही नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि अगर उन्होंने $100 और छाप दिए तो 1 के बदले 2, अब यहाँ पे जो चीज़ 50 में मिल रही होगी, ठीक है, उनको इनके लिए $100 देने पड़ेंगे और ये $100 देंगे तो वही चीज़ जो पहले $50 में मिलती थी वो अब $100 में मिल रही है, और जो पहले $100 में मिलती थी वो $200 में मिलती है, और अल्टीमेटली इसका कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये इलॉजिकल है, ऐसा कोई कंट्री करेगी नहीं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा एक कंट्री ने किया है, और वो एक साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, उसका मुझे नाम याद नहीं है, शायद पता नहीं कौन सी है कंट्री, बट उन्होंने इसी तरीके से अपना करेंसी छापते गए छापते गए छापते गए और आज वो जाकर के बिल्कुल, मतलब उनकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो 1 लाख समथिंग, पता नहीं कितना, 1 लाख उनकी करेंसी का $1 या पता नहीं जो भी है, वो आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पता लगेगा, आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऐसा कुछ एक करेंसी है, आप बताइए कि सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है, उन्होंने यही किया था सेम, ये इलॉजिकल थी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कुछ कंट्रीज़, तो इस वजह से भी जो गिर जाती है। तो हमने यहाँ पे 3 रीज़न समझे, एक था इंटरेस्ट रेट, ठीक है, सेकंड था इन्फ्लेशन रेट, और तीसरा था नोट जो है वो प्रिंट करवाना, ठीक है। अब इन 3 के अलावा भी कई सारे रीजन्स होते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो समय के साथ। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि और कौन कौन से रीजन है जो कि अपने रुपये को इन डिप्रिशिएट करने में या किसी किसी करेंसी के मुकाबले में इन्फ्लेट भी होते हैं, तो इन्फ्लेट करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं, यानी कि कौन कौन से और रीजन्स है जो कि करेंसी को डिफ्लेट या सॉरी डिप्रिशिएट या एप्रिशिएट करते हैं। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज लेवल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड नाइट, गुड बाय।